हेलो एवरीवन। एक इकोनॉमी में मनी मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि उसे कोई कंट्रोल करता है या उसका स्पीड को या फिर उसका फ्लो को कंट्रोल करता है। सो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वो एक टूल की तरह साबित होता है जो कि आरबीआई यूज़ करते हैं टू आइदर स्लो डाउन द मनी मूवमेंट प्रोसेस और टू स्पीड अप दिस मूवमेंट। सो इसको समझने का मेन मतलब यही है कि आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं, क्रेडिट किनको देना है वो कैसे मैनेज करते हैं, और ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी कैसे पूरा सिस्टम चलता है वो हम लोग आज समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द आरबीआईज मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ताकि ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, सडनली प्राइजेस प्रोडक्ट्स का ज़्यादा बढ़ ना जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे विद इन द लिमिट ऑफ 2 to 6%। इट हेल्प्स द कंट्री टू ग्रो बाय सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इम्प्रूवमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। सो ये सब चीज़ इसके अंडर आता है, एंड मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन द इंडियन मार्केट। तो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव्स है, इसलिए हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को स्टडी करेंगे। अब क्वांटिटेटिव टूल्स सबसे पहले देखते हैं। सो अंडर दिस वी हैव रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो अब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो का सिंपल मतलब है कि बैंक कुछ पोर्शन अपना मनी का, बैंक्स एनडीटीएल पोर्शन अपना मनी का वो आरबीआई के पास रखेंगे। दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, इतना रखना ही है। दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एनडीटीएल क्या होता है? एनडीटीएल का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, राइट। इसका मतलब ये होता है, अब ये दिस इज द टोटल मनी अ बैंक ओन्स टू द कस्टमर। इसके अंदर आता है डिमांड डिपॉजिट्स, हो गया डिमांड डिपॉजिट्स, देन टाइम डिपॉजिट्स, प्लस अदर कोई भी अदर डिपॉजिट्स होगा वो इसी के अंदर आएगा, अदर डिपॉजिट्स। इसमें से हम लोग कुछ चीज़ें माइनस करेंगे, जैसे कि मनी जो बैंक ने किसी अदर बैंक में डिपॉजिट किया, माइनस मनी केप्ट विथ अदर बैंक्स, केप्ट विथ अदर बैंक्स, राइट। सो ये है फॉर्मूला हमारा एनडीटीएल निकालने का। एनडीटीएल अब ये तो हमने डिराइव कर लिया। अब मान लीजिए कि बैंक का एनडीटीएल है 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ है बैंक का एनडीटीएल। अब आरबीआई क्या कहते हैं? आरबीआई इज टेलिंग दैट सीआरआर आपको तो रखना ही है, इस पोर्शन का ना अमाउंट उनको रखना ही है, सपोज 4%। तो अब जो 96 आया ना 100 से, अगर 4% ऑफ 100 इज 4 करोड़। सो अब जो ये 4 करोड़ हटा करके जो 96 करोड़ आया है वो बैंक लेंडिंग पर्पस के लिए या फिर अदर बैंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये इसका पूरा प्रोसेस है, कैश रिजर्व रेशियो का पूरा प्रोसेस है। देन उसके बाद क्या आता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, ये भी कुछ पोर्शन एनडीटीएल का बैंक मस्ट होल्ड एज लिक्विड एसेट, जैसे कि कैश, गोल्ड या फिर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। आई होप ये वाला चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है बैंक प्रोवाइड्स ओवरनाइट फंड्स टू दी अदर बैंक। जितना भी कमर्शियल बैंक अगर उनसे पैसा लेने के लिए आ रहे हैं, लोन लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो आरबीआई प्रोवाइड करेगा। एंड रिजर्व रेपो रेट का मतलब होता है बैंक, रिजर्व रेपो रेट का मतलब होता है आरबीआई इज अब्जॉर्विंग, आरबीआई ले रहे हैं पैसा ओवरनाइट ताकि मनी कम हो सके मार्केट में, in return for eligible government securities, right? Next is the bank rate. अब bank rate समझते हैं। bank rate is the interest rate at which the RBI provides long-term unsecured lending to the commercial banks by purchasing or rediscounting bills of exchange and other commercial paper. बैंक को चाहिए, किसी भी कमर्शियल बैंक को लॉन्गर पीरियड, सपोज 3 months के लिए लोन चाहिए, तो वो जाएंगे आरबीआई के पास। अब आरबीआई ने सेट किया है कि बैंक रेट 6% है। सो अभी क्या होगा, जो भी कमर्शियल बैंक है वो अपना बिल देगा, रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, वो बिल अपना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेगा कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिए 100, सपोज वो पेमेंट कर रहे हैं 100 करोड़ पेमेंट कर 100 रुपीज़ 100 फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग कि ₹100 आरबीआई लेंड कर रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक का ये जिम्मेदारी है कि वो इन द फ्यूचर 106 पेमेंट करे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सो ये फिक्स इंटरेस्ट रेट अटैच कर दिया जाता है, बैंक रेट जो अटैच कर दिया जाता है मेन लोन अमाउंट पर, जो कि इन फ्यूचर कमर्शियल बैंक को पेमेंट करना पड़ता है। अनलाइक द रेपो रेट विच इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म लेंडिंग, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लेंडिंग है अगेंस्ट द कोलैटरल, बैंक रेट अप्लाइज टू लॉन्गर टर्म फंड्स विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कोलैटरल, इसमें कोई भी कोलैटरल नहीं होता। सो नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? अगर आरबीआई को रिड्यूस करना है मनी इकोनॉमी में, वो सेल आउट करना चालू करेंगे अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक लोग वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेंगे, अपने आप मनी कम हो जाएगा। सो आरबीआई रेगुलेट्स लिक्विडिटी बाय बाइंग या फिर सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन दी मार्केट। इसी का उल्टा हो जाएगा, जब आरबीआई को इंक्रीज करना है मनी इन द मार्केट, तो तब क्या करेंगे, वो लोग बाय करना चालू कर देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। तो वो लोग बाय करेंगे, ज़्यादा लिक्विडिटी, ज़्यादा कैश चले जाएगा मार्केट में, उससे लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगा। सो एप्लीकेशन साथ के साथ आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा आता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अलाउज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम द आरबीआई बाय यूजिंग देयर एसएलआर सिक्योरिटीज। अगर किसी भी बैंक को अर्जेंट बेसिस पे ओवरनाइट फंड्स चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, जो एसएलआर है, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, उसको जाकर के आरबीआई को दे देंगे, एंड उसके बदले आरबीआई इज गोइंग टू पे दी कमर्शियल बैंक्स विद अ हायर या फिर पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट रहेगा उससे हायर इंटरेस्ट रेट में। सो इमरजेंसी ओवरनाइट लोन्स फ्रॉम आरबीआई यूजिंग एक्स्ट्रा एसएलआर सिक्योरिटीज बट एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। Now, liquid adjustment facility includes both overnight and term repo operations through which the RBI adjusts short-term liquidity in the banking system. ये repo rate and reserve repo rate ही include करता है। So, इसके अंडर आता है both overnight payment होगा या फिर repo rate या reserve repo rate के थ्रू RBI is going to adjust the liquidity in the economy. So, same ही चीज़ है ये। अगर वही बात है, कैश इंक्रीज करना है इकोनॉमी में, देन दे आर गोइंग टू सेल आउट द सिक्योरिटीज, और वाइस वर्सा ही केसेस चलेगा। नेक्स्ट वी हैव मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। So under the market stabilization scheme, the RBI issues special government securities to absorb surplus liquidity where normal government bond operations are inadequate. अब इसका मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मनी हो जाता है मार्केट में, सो नॉर्मल टूल्स से क्या होगा, अब्जॉर्व नहीं हो सकता मनी इकोनॉमी का। सो आरबीआई क्या करते हैं, वो स्पेशल सिक्योरिटीज़ को लाते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा मनी अब्जॉर्व हो सके। सपोज एक इवेंट समझिए कि फॉरेन करेंसी आ गया है हमारी इकोनॉमी में, मनी इनफ्लो बहुत हो रहा है, तो अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, एनएसएस बॉन्ड्स आएगा। सो जब ये बॉन्ड मार्केट में आएगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसा है, बैंक्स लोग स्टार्ट कर देंगे परचेज करने के लिए। बैंक इज गोइंग टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू परचेजेस, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है। इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा मनी है इकोनॉमी में वो अब्जॉर्व हो जाएगा और लिक्विडिटी स्टेबलाइज हो जाएगा। सो ये एमएसएस जो है वो वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा मनी है इकोनॉमी में वो आराम से अब्जॉर्व कर लेंगे गवर्नमेंट। सो ये गवर्नमेंट का अलग अलग टेक्निक्स है ताकि इन्फ्लेशन रेट बढ़े ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इकोनॉमी में हो। सो अभी हमने क्वांटिटेटिव टूल पढ़ लिया, अब हम लोग क्वालिटेटिव टूल्स देखते हैं। सो इसके अंडर है फर्स्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द गैप बिटवीन एन एसेट्स मार्केट वैल्यू एंड द मैक्सिमम लोन दैट कैन बी सैंक्शनड अगेंस्ट इट। सो इसमें आरबीआई क्या बोलते हैं कि बैंक्स को वो लेस लोन प्रोवाइड करेंगे कंपेयर टू द फुल अमाउंट ऑफ द एसेट। मतलब कि मान लीजिए 10 लाख का एसेट है, पर वो 4 लाख ही पेमेंट करेंगे, 6 लाख खुद से पेमेंट करना है। ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक मिनिमम मार्जिन ही वो पेमेंट करेंगे, बाद बाकी खुद से पेमेंट करना है। ये सब क्यों होता है, ताकि स्पेक्यूलेटिव सॉर्ट ऑफ बोरोइंग कम हो सके। अब ज़्यादा रहेगा ही नहीं पैसा किसी भी पर्सन के पास,
हु इज़ बोरिंग द मनी फ्रॉम द आरबीआई, तो वो स्पेक्यूलेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देगा. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट आता है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल. सो दिस इन्वॉल्व्स रेगुलेटिंग इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्रेडिट बाय प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम डाउन पेमेंट एंड मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड. सो आरबीआई कैसे ये कंट्रोल करता है? ये वो लोन देगा अगेंस्ट दी कंज्यूमर गुड्स, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना. सो इसके लिए एक मिनिमम अमाउंट पेमेंट अभी करना पड़ेगा एंड इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम वो अमाउंट को पूरा पेमेंट चुका देना है इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. तो मान लीजिए कि फ्रिज का कॉस्ट है, अज्यूम कीजिए फ्रिज का कॉस्ट है हमारा अराउंड 5 लाख का. तो बायर को उसका कुछ पोर्शन, सपोज 1 लाख अभी डाउन पेमेंट कर देना है और बाद बाकी जो 1 लाख अभी पेमेंट करना है और जो भी 4 लाख है जो वो लोन लिया है बैंक से, वो इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम दे देना है आरबीआई को विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. ये 12 मंथ्स का अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए. सो ये है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट तो हम देंगे कंज्यूमर को, बट एक पीरियड, एक सीमा में देंगे और एक पीरियड के अंदर ले भी लेंगे क्रेडिट. सो ये इसका बेसिक मतलब है. इससे क्या होता है, ओवर बोरोइंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन नहीं होगा कंज्यूमर गुड्स के लिए, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज राशनिंग. राशनिंग simply restricts the amount of credit commercial banks can extend, often targeting specific sectors such as real estate हो गया, to curb the excessive lending. So ये रिस्क सेक्टर एरिया में एक्चुअली आरबीआई लेंड करता है मनी, बट वो ये कहते हैं कि आई कैन ओनली, सपोज कि रियल इस्टेट सेक्टर है तो वो बोलेंगे कि आई कैन ओनली लेंड यू ₹500 करोड़. या फिर वो बैंक्स को बोल देंगे कि आप लोग अगर लेंड कर रहे, कमर्शियल बैंक को वो लोग बोलेंगे कि आप लोग अगर दे रहे हैं रियल इस्टेट में लोन तो 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो एक सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन लगा देना ताकि एक्सेस लेंडिंग ना हो एंड वही स्पेक्यूलेशन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन नहीं होना चाहिए. देन फिर आता है मॉरल सुएशन. आरबीआई इनफॉर्मली एडवाइजेज और परसुएज दी बैंक टू फॉलो सर्टेन, कुछ पॉलिसीज, रूल, रेगुलेशन हो गया, रिक्वेस्ट, एडवाइजेज हो गया. ये ऑर्डर्स नहीं होता है, परसुएड करना, इन्फ्लुएंस करना बैंक्स को कि वो लेंडिंग बिहेवियर को अपना सुधारे, ज़्यादा लेंड ना करे ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमिक कंडीशंस डगमगाए नहीं इकोनॉमी का. फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन. अब ये डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन का मतलब सिंपली पनिशमेंट या फिर पेनल्टीज लगाना. बैंक, अगर कोई भी बैंक वायोलेशन कर रहा है, एक्सेस लेंडिंग कर दे रहा है, स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा है, सीएसआर नहीं रख रहा है, तो ये सब केसेस में पेनल्टीज आरबीआई इम्पोज करेगा. वो लोग कट डाउन कर देंगे कि उतना क्रेडिट हम नहीं देंगे इन द फ्यूचर, या फिर स्ट्रिक्ट एक्शंस उनके अगेंस्ट लिया जाएगा. सो ये हमारा पूरा कवर होता है क्वालिटेटिव टेक्निक. सो हमने दोनों कवर कर लिया, क्वांटिटेटिव एज वेल एज द क्वालिटेटिव टेक्निक्स, राइट. नाउ लेट अस लुक एट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. नाउ व्हाट इज दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? मॉनेटरी पॉलिसी committee is a 6-member body responsible for setting key policy rates such as the repo rate. repo rate fix करेंगे, फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सब सेट करने का काम हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का. उनका 6 मेंबर होता है, आरबीआई के अंडर आता है. इट फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी यूजिंग, वही रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो, बैंक रेट, ये सब चीज़ सेट होगा. स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 45 ZB के अंडर आता है आरबीआई एक्ट के अंदर. द कमिटी मस्ट मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स, साल में 4 बार उन लोगों को मिलना ही मिलना है. और वो एक कोरम है कि वोट कास्टिंग होगा. सो हर एक मेंबर का, एक मेंबर, 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट. और अगर टाई हो जा रहा है मेंबर्स के बीच में तो कास्टिंग वोट गवर्नर होल्ड करते हैं. ही कैन कास्ट दी वोट एंड द फाइनल डिसीजन विल बी मेट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो, क्वेश्चंस पूछना हो, यू कैन कमेंट दैट डाउन. आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट. सो वंस अगेन थैंक यू. कीप स्टडिंग एंड टेक केयर.